अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजब सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप बात करें तो कुछ तो उससे मुझे याद आया, तिगनी का नाच नचाना। हाँ। आपको पता है ना तिगनी का नाच क्या होता है? बताएं। और आपको ये भी पता होगा कि तिगनी का नाच आजकल कौन नाच रहा है? बताएं। लेटर्स। खतों ने हुकाम को तिगनी का नाच नचा रखा है, और वो ऐसे कि 6 जजेस ने जो ख़त लिखा उसका कंटेंट बहुत ख़तरनाक था। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि उनके काम में मुदाखलत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर गुस्से का इजहार किया और कहा कि मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। थोड़े अरसे तक सब सहम गए कि जुडिशरी एक्टिव हो चुकी है अपने राइट्स के लिए। उसके बाद नामालूम खतूत का सिलसिला शुरू हुआ। नामालूम इसलिए कि उसके ऊपर लिखा तो होता था कि ये नामूसे पाकिस्तान पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, जमात की तरफ से आ रहे हैं, या कोई ऐसी तंजीम है जिसकी तरफ से खतूत आ रहे हैं। ख़वातीन के नामों के साथ भी आए। उनके अंदर से पाउडर निकला। सबकी तवज्जो इस तरफ हो गई कि ये पाउडर क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर। अच्छा, पाउडर की तहकीक आपने कहा आधे घंटे का कल काम है, जैसे आपने कहा ये उसके बाद फोरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट भी आ गई। नहीं, वो एंथ्राक्स जो अमेरिका में निकल रहा था ख़तों के लिफाफों से, वो नहीं है। ये है आर्सेनिक, 10% के करीब, कुछ मिलीग्राम उसकी उन्होंने मिकदार बताई, जो कि ख़तरनाक नहीं होता, डेंजरस लेवल्स नहीं है। बेशक उन्होंने ख़तरे का निशान साथ बनाया हुआ था जो खतूत है। अब आपसे मैं ये बात कर रही हूँ सेठी साहब, देखें कितना इंटरेस्टिंग है ये कि मैं एक वक्त में आपसे 6 जजेस के कंटेंट के ऊपर बात करी थी कि वो जो थ्रेट्स उन्हें मिल रहे हैं वो हमारे जुडिशल सिस्टम को कैसे मुतासिर करेंगे, और आपने बताया कि कैसे इन द लॉन्ग रन इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन आज मैं आपसे वो डिस्कस नहीं करी, मैं आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होना। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होना। तो देखें वो इस तरह से कुछ नहीं हुआ, वो मामला लपेटा इस तरह से गया कि आज सारे मीडिया पे डिस्कस ये हो रहा है कि ये ख़त भेजे किसने, कहाँ से आए हैं ये ख़त, किसने भेजे हैं ये ख़त, और क्या लिखा है उन खतूत में। अच्छा, बंदा ट्रेस नहीं हो रहा किसने भेजे हैं, कैमरास की फुटेज भी नहीं मिल रही, कैमरे भी ख़राब हैं। और उसके बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आइंदा जितने ख़त आएंगे हाई प्रोफाइल लोगों को, वो सब आप चेक करेंगे। लेकिन इस सारी चीज़ से आपको समझ आ रही है पिक्चर के बन क्या रहा है, फोकस जा किधर रहा है? हाँ जी, आपको याद होगा कि हमने कल के प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि 2 थियरीज़ हैं, कंस्पिरेसी थियरीज़। मैंने कहा था एक कंस्पिरेसी थियरी तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी ने इशारा किया है, पुश बैक की है जी। और एक ये है कि पीटीआई ने कोशिश की है कि इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के दरमियान एक दरार डाली जाए, और शार्पन किया जाए कॉन्ट्रडिक्शन, और इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आ जाए, और इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आ जाए। तो अगर ये इस्टेब्लिशमेंट के खाते में चले जाते हैं ये ख़त जी, तो अब देखना ये है कि इन दोनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी प्रिवेल करने जा रही है। हाँ। अच्छा, अब इससे 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि वो पहले 6 जजेस को मिले जी, अब टोटल कितने को हो गए? 25 जजेस हो गए जो जिनको खत आ रहे हैं, और ऐसे लगता है रोजाना हर एक को इंतजार होता है, आज मुझे लेटर आएगा, आज मुझे लेटर आएगा। ये लव लेटर्स जो हैं 25 लोगों को पहुंचे 25 लोगों को पहुंच गए, और इसमें सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस शामिल नहीं है। पता नहीं उधर तवज्जो, निगाह इल्तिफात उधर क्यों नहीं हुई। बलूचिस्तान वाले भी शामिल नहीं है मेरे ख्याल है। हाँ जी, वही ना, कोयटा। हाँ कोयटा, वेरी राइट, हम भूल ही गए थे, वो भी नहीं है शामिल। अच्छा, तो अब ये है कि लाहौर जी, मतलब पंजाब जी, और सुप्रीम कोर्ट जी, और सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो एक तो ये कि जब इन अदालतों के लोगों के ऊपर टारगेटिंग होती है तो बड़ी खबर बनती है। पेशावर के अंदर तो चीफ जस्टिस भी हार्ट अटैक से मर जाए तो एक दिन की खबर है, दूसरे दिन की खबर नहीं है, ऐसी है ना। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेटा अफवाह हो जाए तो 2 दिन की खबर है, उसके बाद खबर ही नहीं है। हाँ, न्यूज़ वर्दी उधर नहीं तो ये पंजाब है ना, पंजाब सेंट्रिक जी, इस्लामाबाद और पंजाब सेंट्रिक, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेंट्रिक, सारे फैसले यहीं से होते हैं। जी, बड़े फैसले, और स्पेशली अगर पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, वैसे तो पेशावर हाई कोर्ट से भी आए हो रहे हैं फैसले। तो मैं समझता हूँ कि इसके हमें देखना ये चाहिए कि ये जो आपने इशारा किया कि जी ये ख़त आने के साथ सब भूल गए हैं वो जो पहला इशू था जजेस का, सारे लोग अब फोकस हो गए हैं खतूत के ऊपर और एंथ्रैक्स और आर्सेनिक के ऊपर, और कैमरे नहीं है, और शहबाज साहब कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, खुद चले गए हैं छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और कुछ और हो ही नहीं रहा। और उधर से वो जो जजेस का मामला था वो भी मुलतवी हो गया टिल आफ्टर ईद, 29 अप्रैल, वहां तक पहुंच के भी बहुत तो मतलब है वो भी जिन्होंने कहते ना कि तुसी हाँ
क्या? खड्डे लाइन लाता है, खुड्डे लाइन लाता है, वो भी हाली कुछ नहीं होना। तो ये भी जो आया है इसके साथ फोकस शिफ्ट हो गया। तो जितनी बड़ी खबर बन रही थी जो, वो लोग उधर तवज्जो ही नहीं दे रहे। पर जिसकी भी स्कीम है तो है तो बहुत ज़बरदस्त। तो इसलिए मतलब ये है कि फिर वी हैव टू डिटरमिन कि इसके और क्या असरात हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम लिया गया है, जी जी, मेरी इतला के मुताबिक ये पहली दफ़ा ये नाम सामने आया। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या शो करती है? एक्चुअली मैंने जब देखा तो तहरीके नामूसे रिसालत तो एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी, हाँ जी, और इसके अलावा तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, इस तरह की भी जमातें एग्जिस्ट करती हैं, बट ये नाम तहरीक नामूसे पाकिस्तान मतलब रातों रात बनाया गया। हाँ, और लगता है ऐसे है जैसे पहले से एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसी किस्म के नाम 2-3 और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जी जी, ऐसे ही है ना? जी जी। तो ये तो रात के अंधेरे में जब बदी की ताकतें जोर पकड़ती हैं तो उस वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा, उनके इरादे तो बहुत नेक है। वो कहते हैं जुडिशल सिस्टम की इस्लाह होनी चाहिए अगर आप कंटेंट कुछ मुबैना तौर पर जो डिस्कस हो रहा है। तो अब ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जो बात निकली है कि 10% आर्सेनिक है, जी, मैं समझता हूँ इस टेबल के ऊपर आर्सेनिक बैठी है। अच्छा, हाँ, वो कैसे? आपके बाल मेरे बाल चेयर पे कर दें, आपके बाल के अंदर आर्सेनिक है। हाँ हाँ, आप डाई करती हैं कभी-कभी? समटाइम्स, या जब आप डाई करती हैं ना, डाई के अंदर आर्सेनिक होती है। तो आज अगर एक कंघी लेके आपके बाल किए जाएं, उसको एनालिसिस के लिए दे दिया जाए, उसमें से आर्सेनिक की भी ट्रेसेस निकलेंगे। तो आर्सेनिक इज इजीली अवेलेबल। अब ये इट इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, ये भी कहा जाता है। और वो और है, दैट्स सेपरेट, वो तो दैट इज वी लिव विद इट। बट arsenic is not difficult to get. It's a poison, but it's also used in various concoctions, like hair dyes and so on. तो मैं ये कहता हूँ कि ये तो कोई मुश्किल काम नहीं था। दूसरी बात ये है कि इतनी देर क्यों लग रही है पता करने में कि इसमें है क्या। मैंने अभी आपसे कहा ना कि तो आधे घंटे की बात है। तो अब अरेस्ट भी कोई नहीं हो रहे। याद होता ना कि अरेस्ट हो जाते, अरेस्ट भी कोई नहीं हो रहे, कैमरे भी आउट ऑफ ऑर्डर है। हाँ। सारा कुछ ही ऐसे लगता है कि कुछ इसमें निकलना ही कुछ नहीं है। जैसे वो चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो ऐसे लगा कि ढह जाएगा सारा महल। तो मैंने आपसे यही कहा था, याद होगा आपको, कि चट्टा साहब भी चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, खबर ही कोई नहीं आनी। और वो कमेटी जो तहकीकात बड़ी खबर थी वो, जी जी, हिला दिया था। वो दिन है और आज का दिन है, उसके ऊपर कोई आगे बात डेवलपमेंट नहीं है, ना ऑपोजिशन ने बात की है। और चट्टा साहब पता नहीं किधर है। और चट्टा साहब सेफ हाउस में कहीं बैठे, हालांकि उनका ज़मीर जाग गया था रिटायरमेंट से पहले। हाँ, तो एक तो ये, दूसरी एक और चीज़ भूल गए आप। क्या? एक साहब थे जिन्होंने कोशिश की थी इमरान खान को असैसिनेट करने की। जी जी, याद है वजीराबाद इंसिडेंट? जी याद है आपको? जी बिल्कुल। उसके बाद उनकी एक वीडियो भी आई, कन्फेशन कर रहे हैं कि मैं कितना था ये, इस वजह से मैंने ये किया। इतनी बड़ी चीज़, उसके बाद नाम और निशान नहीं उनका। वो कहाँ हैं? उनके ऊपर कोई केस हुआ, वो प्रोसिक्यूशन हो रही है नहीं हो रही, विटनेसेस आ रहे हैं नहीं आ रहे, उनका अगला उनका पिछला हाँ तहवील में है लेकिन खबर नहीं बन रही। कोई नहीं, खबर नहीं बन रही ना। वो तहरीर तो होती है ना जी, जी जी, जाहिर है वो जरूरी है। तो उन्होंने की दस्या है, को पता तो लगे, कुछ भी नहीं। अब ये तीसरी चीज़ उसी किस्म की आ गई है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जाहिर है मैंने जो थेरीज उस दिन पेश की थी, अब ऐसे है कि बैलेंस जो है ना वो टिल्ट हो रहा है कि इसमें शायद पीटीआई का हाथ नहीं है, और ये बेसिकली पुश बैक ही है। या डिफ्यूज करना, डिफ्लेक्ट करना, दोनों चीज़ें हैं ना, पुश बैक भी करना और डिफ्लेक्ट भी करना। इट सर्व्स बोथ पर्पसेस। हाँ। अच्छा सिर साहब देखें, जो अमेरिका में एंथ्राक्स के लेटर्स आए थे उसकी वजह से 5 हलाकतें हुई थी, मतलब वो एक डेंजरस चीज़ थी जो भी भेजी। बट ये जो है इसमें जो मिकदार है, ऐसे लगता है कि वो कैलकुलेटेड है पहले ही कि हार्म नहीं हो किसी को। नहीं होगा, प्रिसाइसली दिस। तो इसका मकसद 10% आर्सेनिक के साथ हार्म क्या होना है? तो मैं ये कह रही हूँ दवाइयों में भी होती है ना, आर्सेनिक डालते हैं वो। अच्छा, तो अब ये बेसिकली आपने इशारा किया कि डाइवर्जन करनी है। जी जी, डाइवर्जन तो हो गई ना। हाँ देखें ना, आप और मैं डिस्कस ही करें। ये भी कि जजेस को उसके अंदर जो खत के अंदर लिखा है कि आपने जो रास्ता इख्तियार किया इसके नताइज हो सकते हैं, तो वो एक वेल्ड किस्म की थ्रेट भी है। आपको याद होगा मैंने भी इशारा किया था कि ये थ्रेट, इनके ऊपर, जजेस के ऊपर कुछ चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। याद है आपको? अभी हुआ नहीं मगर हो जाएंगी। मैंने कल के प्रोग्राम में भी ये कहा है कि किसी के ब्लॉगर्स के थ्रू अगर इस तरह का डाटा जो है वो सर्कुलेट किया जाए, इट्स वेरी क्लियर दैट दिस इज लिंक्ड टू व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा सिटी साहब, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो चुप करके बैठे रहेंगे, सारे मामले को देखते रहेंगे? देखिए अब उन्होंने क्या कर सकते हैं वो, अब तो सारा के सारा मामला जो है वो चीफ जस्टिस और उन 7 जजेस के ऊपर चला गया है।
अगर बाकी हाई कोर्ट्स के जजेस भी लेटर लिखें और बात करें वो लिखेंगे तो वो उसी में अंदर इंक्लूड होता जाएगा। अब तो वो एक चीज़ शुरू होगी ना, और अब तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बैठेगा। जितने लोग अब कंप्लेंट करेंगे वो हजम होता जाएगा इस चीज़ के अंदर। उसकी एक दिन की खबर होगी, वो कहे हाँ जी आ गया, इसको भी इंक्लूड कर ले, इसको भी इंक्लूड कर ले, वो भी सुन लवांगे, वो भी सुन लो, तो रह के गया पीछे। नॉवल्टी ऑफ द खबर इज़ गॉन। और ये जो सारे कंप्लेंट्स आएंगे एकदम, ये जब वो जज्ब हो जाएंगे उस एक इंक्वायरी के अंदर जहाँ सब बैठे हुए हैं, तो बात कहीं भी नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। या तो होता ना कोई बड़ा एक केस होता या 2 केसेस जहाँ नाम भी लिए जाते। अब मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, नाम वाम जो है ना कोई नहीं लेगा, और अगर लेगा भी तो फौरन स्ट्रेट अवे डगी, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। एक एफिडेविट आ जाएगी कि जी झूठ बोल रहे हैं जी। और कौन सा जज है मुझे ये बताएं जो एक्चुअली, अब ये पहली स्टेज थी ना कि सब ने मिल के कहा कि हमारे साथ इस किस्म की थ्रेट्स आती रही हैं। क्या कोई किसी ने नाम लिया किसी कर्नल का, किसी ब्रिगेडियर का? नहीं लिया ना। आगे कोई लेगा? बिकॉज देखिए, जब आप नाम लेने से कतरा रहे हैं, नहीं नाम रहे थे, तो फिर आप बात क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है ये अपार्ट फ्रॉम अ जनरल पुश बैक, और इसमें इतनी हिम्मत नहीं है हमारी जुडिशरी में कि लोगों को नाम लिए जाएं और जजेस उनको बुला लें और बैठ के उनकी। लेकिन अगर फुल कोर्ट होगा तो उसमें वो जज हेड करेंगे, उसको लीड करेंगे जो इससे पहले नाम ले चुके हैं, और बाद में फिर वो फैज़ाबाद धरने में भी बड़े इंटरेस्टेड दिखाई दिए, और फिर भुट्टो केस भी उन्होंने उठा लिया, यानी कि वो डेयरिंग है काजी फायजी साहब। अब जब वो इस केस को टेकअप करेंगे तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी वहाँ, उनके जजेस को भी वहाँ पर बुलाया जाएगा, उनसे भी बुलाया, सब बैठे होंगे, फिर खबरें बनेंगी ना, बैठे होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस। नहीं, उनको तो बुलाया जा सकता है, तो बुलाएंगे भी पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, जज के सामने जज, तो क्योंकि इट्स इन्वेस्टिगेशन ना। अच्छा। एक बंदे ने कोई चार्जशीट लगाई है तो उनसे पूछना तो होगा ना। हाँ। तो पूछ लेंगे उनको। तो जो चीज़ एक कमीशन नहीं कर सकता था, सुप्रीम कोर्ट वो कर पाएगी और एक रास्ता निकल आएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई रास्ता निकलेगा। I don't think so. फुल कोर्ट से भी नहीं, कुछ नहीं निकलना। जैसे भुट्टो रेफरेंस पे किया इन्होंने, या किसी और केस? यार वो ISI का केस, असगर खान का केस, कितने साल, 10, 12, 14 साल चला, क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला उसमें से। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ यू आर फेस्ड विद वेरी पावरफुल ओपोनेंट्स, और आपकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि आप उनको हॉल अप करें। ये बाय द वे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दिस इज़ एवरीवेयर। इन अमेरिका जहाँ डीप स्टेट होती है ना, डीप स्टेट को हाथ कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि रियासत के मफादात। हाँ, और रियासत के अलावा डीप स्टेट इज़ रियली अ डीप स्टेट, इसीलिए उसको डीप स्टेट कहते हैं। ओके, अच्छा सर, चलें, सुप्रीम कोर्ट भी इसकी समाअत 29 अप्रैल से करेगी, लेकिन मीनवाइल इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलेंगे, उनकी अपीलें चलेंगी ईद के बाद, तो फिर उनमें क्या हैपनिंग हो सकती है ऐसी जो इंटरेस्टिंग हो इन खतूत के बाद? देखिए, इमरान खान की तरफ से कुछ आया कोई बयान ऑन दीज लेटर्स? वो उनको तशवीश है, गौहर खान साहब ने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन्हें तशवीश है कि पाउडर भरे और ये थ्रेटनिंग लेटर्स आ रहे हैं, या उनको जजेस को धमकियाँ मिलती हैं। तो मेरा ख्याल है खान साहब के अब अपने केसेस के ऊपर तवज्जो होगी, बिकॉज जैसे हमने कल कहा था कि रिलीफ मिलनी शुरू हो जाएगी, ऑलरेडी मिल रही है। अभी एक नई डेवलपमेंट है ना कि लगता है ऐसे है कि खान साहब ने ये जो रिलीज़ के साथ लोग जो रिलीज़ हो रहे हैं, अगर तो किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये रिलीज़ हो रहे हैं, तो फिर ये मेरा ख्याल है कि इफ़ दैट इज़ द केस तो एक और भी डेवलपमेंट होगी। ये लोग जो रिलीज़ हो रहे हैं ना, ये फिर सामने आ जाएंगे सियासत में, और जो लॉयर्स जो जिनके साथ शुरू किया था खान साहब ने सारा सिलसिला, वो पीछे फिर धकेले जाएंगे। तो अब पॉलिटिकल लीडरशिप वो फिर PTI की सामने उभरेगी, जो लोग पहले बिहाइंड बार्स थे या डिसअपीयर्ड थे वो आ गए। इसका ये मतलब है डेफिनेटली खान साहब के साथ कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुल गई है। अच्छा। ये इसके लिए अब जैसे बहुत से इशारे नज़र आ रहे हैं। बुशरा बीबी, ये शुरू हुआ बुशरा बीबी का बनी गाला जाना, उसके बाद ये शुरू हुआ कि खान साहब ने कहा मैं तो हमेशा तैयार हूँ एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए, मैं तो कभी ना नहीं की। फिर तीसरी चीज़ ये कि ये जो बेलें होनी शुरू हो गई। चौथी ये कि कोर कमांडर साहब के घर 7-8 लोग चले गए, वहाँ जाके अफ्तारी कर रहे हैं। पाँचवीं ये कि फिर वो चीफ मिनिस्टर साहब आके शहबाज शरीफ साहब को भी मिल गए। छठी ये कि मरवत साहब की छुट्टी हो गई है, वो हार्ड लाइन ले रहे थे। ठीक है, हाँ, लेकिन डिनाइल भी आया कुछ इस खबर का, और गौहर साहब ने कहा कि नहीं, वो अपडेटेड लिस्ट थी, उनको नहीं निकाला गया। शेर अफजल मरवत साहब को, शेर अफजल मरवत साल बत्ता नाला है कुछ, हाँ, तो आपस में लड़ाई झगड़े भी जी है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ हो रहा है, कुछ पक रहा है, हाँ, डेफिनेटली। और ये मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। मैंने पहले भी कहा था कि ये मसले ऐसे हल नहीं होंगे जेलों में डाल के लोगों को, ये बातचीत करनी पड़ेगी, रास्ता निकालना पड़ेगा।
और नेगोशिएशन हमेशा बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगता है इसको अपने नताइज निकालने के लिए। अच्छा, क्या इसमें दोनों पार्टीज़ का भी किरदार हो सकता है? जैसे पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि उनके दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा, इस वक्त दोनों हुकूमत में नून लीग और पीपल्स पार्टी, क्या वो भी इस्टेब्लिशमेंट को ये कह सकते हैं कि आप इन लोगों को रिलीज़ कर दें, क्योंकि इलेक्शन से पहले आपने कहा था कि इलेक्शन के बाद का माहौल और होगा? हाँ, इलेक्शन के बाद माहौल और होगा। मैं नहीं समझता कि इस रिलीफ में उनका किरदार है। ये जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी है, ये किसी स्टेज पे भी इस्टेब्लिशमेंट को कोई ऐसी एडवाइस नहीं दे सकती जिसमें कोई जान हो। ये तो बिल्कुल जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी ये वही करेंगे। ये सारी की सारी इनिशिएटिव जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। शहबाज साहब के पास कोई इनिशिएटिव नहीं है। जरदारी साहब के पास थोड़ा सा ज़्यादा इनिशिएटिव है, बिकॉज वो बेहतर तरीके से पॉलिटिक्स को समझते हैं, और अभी तक पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई किसी किस्म का दाग नहीं लगा। नून लीग तो उड़ गई है ना। जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी थी वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी नज़र आ रही है। जब सारा मुल्क था प्रो एस्टैब्लिशमेंट तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे। जब सारा मुल्क एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गया तो ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गया। आप सोचिए तो सही इन्होंने क्या किया। बिल्कुल इन्होंने तो अब खान साहब जो हैं, हिज गेम इज़ मच बेटर, और इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट को ये एहसास हुआ है कि अब इनके साथ बात करनी चाहिए, बिकॉज जो इस्टेब्लिशमेंट की असेसमेंट थी इलेक्शन के बारे में वो गलत निकली है। उनका ख्याल था कि खान साहब पॉपुलर हैं, मगर हमने 3-4 ऐसे कदम उठाए हैं जिसके साथ इनको इतना वोट नहीं पड़ेगा। और फिर उस वक्त के आपने देखा होगा कि जो पोलिंग हो रही थी वो भी यही कह रही थी कि नून लीग बढ़ रही है, सर्वेस जो थे वो पीछे से आ रही है। और फिर आपने देखा जो दौड़ भाग शुरू हो गई नून लीग का टिकट लेने के लिए, तो उससे भी यही इशारा हुआ कि शायद इस टाइम हवा जो है पीटीआई की इतनी नहीं है जितनी ये आप बन रही है। वो सारी वजह से एक असेसमेंट हुई कि जी इलेक्शन करा दो, कोई एडी वड्डी गल नहीं है, और इमरान खान विल नॉट स्वीप। वो फिर इमरान खान की आवाम ने दिखा दिया कि आप जो मर्जी कर ले, हमने तो आके वोट डालना ही डालना। और उन्होंने आके जब वोट डाला तो यहाँ से उड़ गए सारे, और फिर रातों रात कुछ। लेकिन उड़ने के बाद भी उड़न खटोले पे आके शहबाज शरीफ साहब भी बैठे, और पहले से ही ये अंदाजे थे कि PDM 2 बनेगी और शहबाज शरीफ साहब उसको लीड करेंगे। अब जब बात हो रही है लेटर्स की और हुकूमत की भी, एक खबर ये भी व्लॉगर्स फैला रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा को भी लेटर मिला है। नहीं, मैं गलत है खबर, मैंने कंफर्म की है। अच्छा। कोई खत वत नहीं मिला। अच्छा। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी किसी सियासतदान को इस किस्म का खत नहीं मिला है मेरे मतलब। मुझे तो यही समझ आ रही है। जैसे आप कह रही हैं ना कि सिंध और बलूचिस्तान और KP के हाई कोर्ट्स में जजेस को कोई खत वत नहीं मिला, अभी तक सियासतदानों को भी अभी तक कोई खत वत नहीं मिला। ठीक है। तो इससे भी वो जो हमारी थियरी है ना, पहली कंस्पिरेसी थियरी, बिकॉज एक्सेप्ट फॉर PTI सारे सियासतदान तो किधर है आपको पता ही है जी, कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो उनको क्या धमकी देने की जरूरत है। हाँ, ये भी है। समझ गई। तो धमकी देनी है तो PTI को दे, मगर PTI के साथ तो बातचीत। अच्छा, लेकिन ये खत फेवर PTI के बयानिए को ही कर रहे हैं। ये खतूत जो हैं ये PTI के बयानियों को ही फेवर कर रहे हैं कि हमारी जुडिशरी जो है वो प्रेशर में फैसले करती है। हाँ, वो उस हद तक, मगर ये जो खतूत हैं ये तो डराने के लिए है ना। वो तो पहले इस्टेब्लिश हो गया ना, जब 6 जजेस ने बात कर दी, वो तो PTI के हक में गई। ठीक है। उसके बाद भी जो वहाँ डेवलपमेंट्स हुई वो लगता है ऐसी तक ये PTI के हक में जा रही है, मगर अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो कुछ और ही हो रही है। क्या? बस वो आप मेरे इशारों से समझ ही गए होंगे। अच्छा, तो अब इसके बाद मैंने इमरान खान साहब के केसेस का पूछा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो वैसे ही चलेंगे जैसे माजी में चलते रहे, जजेस टेकअप करेंगे उसी तरह से उनकी अपीलें। ईद के बाद मैंने पहले भी ये कहा, ईद के बाद खान साहब को और रिलीफ मिलेगी। 3 केसेस है ना जी, वो तीनों केसेस जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, एक्विटल हो जाएगी उसमें, और वो बाहर आ जाएंगे। नहीं, बाहर नहीं आएंगे, मैंने ये नहीं आपसे कहा था कि बाहर आ जाएंगे। देखिए, आप समझते हैं कि केस में एक्विट हो गए तो बाहर आ गए, फिर अपील हो जाती है और वो जाएंगे जी, स्टे ले लेंगे अगेंस्ट दी एक्विटल। अच्छा, स्टे मिल जाएगी ताकि वो जेल में ही रहें, और फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे 3-4 महीने तो वहाँ लग जाएंगे। अच्छा, ड्रैग किया जाएगा। हाँ, आपका जो है ना आर्ग्यूमेंट कि जी क्विट हो गए तो बाहर आ गए, ना प्रेशर नहीं आएगा KP से कि उनके क्विटल के लिए, जैसे ऑलरेडी प्रेशर आए तो क्या फर्क पड़ता है। तहरीक अगर चल गई, अच्छा इस पे तो तहरीक भी मैंने आपसे कह दिया कोई नहीं चलनी। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले अगर हम शहबाज शरीफ साहब के विजिट की बात कर लें सऊदी अरब की, वो 6 से 8 अप्रैल दौरा कर रहे हैं। उनके साहबजादे हमजा शहबाज भी बाय द वे मंजर आम पर आ चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ ही उनकी भी रूनुमाई हो गई और वो ये आसमान की तरफ देख रहे हैं। कमिंग बैक टू शहबाज शरीफ साहब, सऊदी अरब उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं।
जाहिर है वो देखो सारी फैमिली जाती है जी जी। इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं जा रहे, मगर मेरी खबर है कि मरियम नवाज भी जा रही हैं। अभी ये खबर आई नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि शहबाज साहब के साथ, उनके साथ तो ख्वाजा आसिफ वगैरह तो जा ही रहे हैं, औरंगजेब साहब भी जा रहे हैं, मगर मरियम भी पंजाब से जा रही है, तो इनके साथ भी एक दो इनके साथ ही होंगे। तो वज़ीर ख़जाना के जाने का सबब क्या? वो देखिए, अब जब ये इस किस्म की ट्रिप आती है ना, तो फिर वहाँ बातें भी होती हैं ना, नेगोशिएशंस भी होती हैं, टॉक्स भी चलती हैं। और क्योंकि सऊदी अरेबिया की अहमियत हमारे लिए सिर्फ एक ही है, वो ये है कि पैसे चाहिए हमें उनसे, और वो उन्होंने वादे भी किए हैं कि अब हम देने के लिए तैयार हैं। तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स रेकोडेक में करने जा रहे हैं। रेकोडेक के अलावा भी ग्वादर है, ये है, वो है, और भी बड़ी चीज़ें हैं। तो वो उसके लिए फिर औरंगजेब साहब को ले जाना बड़ा ज़रूरी है साथ, तो इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब गए हैं साथ। तो ये अपनी जगह पे उम्रा करना वो अपनी जगह पे है, मगर साथ साथ यार वो तो एक दिन में हो जाता है ना, तो फिर बाकी 4-5 दिन, एक दिन में तो और भी हो सकते हैं, 2-3 उम्रे हो सकते हैं। तो इसलिए तो मेरा ख्याल है बाकी वहाँ मुलाकातें भी हैं विद द सऊदी रॉयल्स और द सऊदी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स, तो उसमें औरंगजेब साहब विल हैव टू प्ले अ रोल देयर, अश्योरेंसेस देने ना उनको, ठीक है, कि अब IMF भी आ रही है, वर्ल्ड बैंक भी आ रहा है, ADB भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं। अब तो हमने अब हो गया वो जो पहले कंडीशंस आप लोगों ने लगाई थी कि भी IMF आएगा तो फिर हम पैसे देंगे, क्योंकि दैट विल शो दैट यू आर स्टेबल एंड द वर्ल्ड ट्रस्ट्स यू। आप डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे, तो फिर अब सऊदी अरेबिया को ये याद दिलाएंगे कि आपने वादा किया था। अब वो पहला IMF प्रोग्राम पूरा हो गया, आखिरी ट्रांच मिल गई है, अब हम ऑलरेडी नेगोशिएशन करने जा रहे हैं फॉर द बिगर प्रोग्राम विच इज़ 6 बिलियन, तो उसको हम बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। फिर वो पूछेंगे कि जी जो सऊदी कमिटमेंट थी, या जो कुवैती कमिटमेंट थी, या जो UAE की कमिटमेंट थी, या कतर की थी, वो आ रही है कि नहीं आ रही। तो वी नीड सम कमिटमेंट्स फ्रॉम यू नाउ कि किस स्टेज पे आप वो रिलीज़ करेंगे फंड्स। दूसरी एक बहुत अहम बात है, मेरा ख्याल है ये भी एजेंडे पे बात होगी, वो जो कि अभी तक डिस्कशन नहीं हुई, बट मुझे शक पड़ रहा है ये होगी। देखिए, ये जो ईरानियन एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ, इसराइल ने अटैक किया, ईरान की पोजीशन ये है कि एम्बेसी जो होती है इट्स अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, जहाँ भी हो वहाँ अंदर भी कोई नहीं जा सकता, इट्स एन इनवायलेबल एक्ट होता है वो, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द कंट्री इटसेल्फ। अब इसराइल ने जाके इनकी एम्बेसी के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, दैट्स एन अटैक ऑन ईरान, सेज इट्स एन अटैक ऑन ईरान। और यूनाइटेड नेशंस को कहा कि आप मजम्मत तो करें, और मजम्मत तो हो या ना हो, ईरान के लिए प्रॉब्लम ये बन गया, अब रिटेलिएशन करनी है उन्होंने। फिर रिटेलिएशन जब करेंगे तो स्पेक्टर ऑफ वॉर जो है वो बढ़ेगा। ऑलरेडी एक यूक्रेन के अंदर रशिया, नेटो और ये सब चीज़ें चल रही हैं, वहाँ धमकियाँ भी हो रही हैं, और डीप स्ट्राइक्स हो रही हैं, एक्ट्स ऑफ टेररिज्म शुरू हो गए हैं, दैट वो थिएटर हीट अप हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, हीट अप हो रहा है इंसिडेंट्स। और अगर यहाँ ईरान एंड इसराइल का थिएटर हीट अप हो गया तो सारा मिडिल ईस्ट हीट अप हो जाएगा। हीट अप तो अपनी जगह, मगर क्या होगा कि ऑयल की सप्लाईज जो हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगी। जब ऑयल की सप्लाईज डिसरप्ट हो जाएंगी तो ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी। जब ऑयल की कीमत बढ़ जाएगी तो पाकिस्तान के लिए इट विल बी अ डिज़ास्टर। हमने ऑलरेडी जो बजटिंग की हुई है वो एक ऑयल की प्राइस की स्टेबिलिटी के ऊपर हमने की हुई है। अगर ऑयल की प्राइस 20%, 25%, 30% बढ़ जाती है तो ये सारी जो हमारी कैलकुलेशन है बजट की, ये सब उड़ जाएंगी। और जो फिर ये जो इस वक्त हमें ये कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन गिरने लगी है, इंटरेस्ट रेट्स गिरने लगे हैं, ग्रोथ बढ़ने लगी है, ये सारी बातें शुरू हो गई है ना, तो ये सारा के सारा जो है ना प्रोजेक्ट ही उड़ जाएगा। अगर एक ऑयल की कीमत इंटरनेशनली बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस टेंशन, पहली टेंशन यूक्रेन एंड रशिया, दूसरी टेंशन ईरान एंड इसराइल। ईरान इसराइल आर वेरी डेंजरस बिकॉज दैट्स वेयर द होल रीजन द ऑयल कम्स फ्रॉम। अभी लेटेस्ट पोजीशन ये है कि दुबई, UAE, जो कि एक दिन पहले, इस अटैक से एक दिन पहले वो इकट्ठे बैठ के गपशप कर रहे थे और उनके एम्बेसडर्स और एक दूसरे के साथ, और जब ये अटैक हुआ है तो अब UAE ने कहा है डिप्लोमेटिक टाइज ही डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं। हाँ। सऊदी अरेबिया भी पीछे हट गया, टर्की भी पीछे। तो अब ये शहबाज शरीफ साहब जाके इस पे बात कर सकते हैं? नहीं, वो अब वो जाके वो बताएंगे ना जी हमारे तो प्रॉब्लम बढ़ ना जाए बिकॉज ऑफ द ऑयल, तो हमें कोई ऑयल कंसेशन भी दे। ओके, ये पहलू भी, ये पहलू भी फ्यूचर प्लानिंग, हाँ, नेचुरली दे हैव टू डू दैट। तो ये अब ये सारी आर्गुमेंट्स जो है ये शहबाज शरीफ साहब तो नहीं दे सकते, सही, तो औरंगजेब साहब देंगे, फ्यूचर को सामने रखते हुए, क्योंकि इस वक्त जो सारे मईशत की बहाली है, डेटा ये वो, और औरंगजेब साहब की क्रेडिबिलिटी बड़ी हाई है
कि ये सियासतदान नहीं है, ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये आपको फैक्चुअल पोजीशन जो है आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की और वो बताएंगे। चले देखते हैं कि अपने पहले इम्तिहान में वो कामयाब हो पाते हैं। मीनवाइल जो रिपोर्ट सामने आ रही है जिनका हवाला सेठी साहब ने दिया वो तो मईशत में बेहतरी के इशारे दे रहे हैं, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी भी ऐसे ही है, सपोर्ट करती है उन इशारियों को? ब्रेक के बाद आके इस पर बात करेंगे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सेठी साहब, तस्करा किया आपने कि इमदाद सऊदी अरब से है मुतवक्के, और 2023 में भी हमने ये देखा कि जब IMF की तरफ से कर्ज मिला तो सऊदी अरब, चीन, UAE इन लोगों ने भी पाकिस्तान की मदद की, जिससे थोड़ी स्टेबिलिटी इकोनॉमी में देखने में आई। अब एक बार फिर जो ब्लूमबर्ग है, वर्ल्ड बैंक है और यूनाइटेड नेशंस है, उनकी जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार हैं। लेकिन आम पाकिस्तानी कंसर्न है इन हालात को देखते हुए कि एक तरफ आप बिजली की कीमतें धड़ाधड़ बढ़ाई जा रहे हैं, आपके फ्यूल पेट्रोल अभी आपने बढ़ाया, और कोई कहीं से कोई रिलीफ के चांसेस फॉर कॉमन मैन नज़र नहीं आ रहे। अब ये जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भाई आपकी ग्रोथ रेट जो है वो बिलतरतीब 2% और 2.3% रहेगी, इसका क्या मतलब है एक आम आदमी के लिए? नहीं, देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हमने आपको कहा था इक़दामात उठाएं, आपने उठाए हैं, उसके साथ जो लीकेजेस हो रही थी, जो ब्लीडिंग हो रही थी इकोनॉमी की, वो रुक गई है। ये नहीं कि आवाम के लिए कुछ बेहतरी हुई है, मगर मईशत जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे थे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे अपने डेट्स वापस करने के लिए, टैक्स कलेक्शन ख़राब हो रही थी वगैरह वगैरह, ये मैक्रो इकोनॉमिक की ये बात बेहतर कर रहे हो रही हैं इंडिकेटर्स। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये जो बेल्ट टाइटनिंग है, ये जो सख्त इक़दामात हैं, ये 1-1.5 साल के बाद कम हो जाएंगे। अच्छा। जब ये कम हो जाएंगे तो फिर ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। अभी ग्रोथ जो है वो कोई कह रहा है 1-1.5% है, कोई कह रहा है 2% है, कोई कह रहा है आगे जाके शायद 2.5 हो जाए। मगर जो बेसिकली जो अग्रीमेंट है वो यही है कि 2% से कम ही है। तो इसलिए ग्रोथ इज़ नॉट द इशू है। इशू ये है कि 2 साल तक ये जो हार्ड स्टेप्स हैं ये ऐसे ही चलेंगे और इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं वो समझेंगी कि आप सही रास्ते पे आ गए हैं। गुर्बत का इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। ये कर्ज़ों के साथ इसका ताल्लुक़ है, इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई के साथ इसका ताल्लुक़ है। मगर क्या कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत कम हो जाएगी क्योंकि थोड़ी सी बेहतरी आ रही है? नहीं। अभी यही इदारे जो हैं ये आपसे कह रहे हैं कि 40% पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस वक्त गरीब है। उन्होंने एक डिफाइन कर दिया, मजीद 1 करोड़ खत्ते गुर्बत से नीचे जाएंगे। हाँ। और जाएंगे। तो इसलिए गुर्बत तो कम नहीं हो रही। तो अच्छा, महंगाई तो अब बात यह है कि फिर हो क्या रहा है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं गुर्बत कम नहीं हो रही, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अगले 2 साल तक कुछ बेहतरी आएगी, महंगाई कम हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई कम हो जाएगी। मगर क्या गुर्बत भी कम हो जाएगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है। महंगाई कम होने के साथ ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, सारा कुछ तो हो रहा है। अच्छा, तो अब बात यह है कि तो ये फिर आप जब बाज़ारों में चले जाएं, लोग मुझे पूछते हैं कि सेठी साहब अगर एडा हाल बुरा साडा तो बाज़ार चले जाओ, अनारकली चले जाओ, शॉपिंग मॉल्स में चले जाएं, रोज़े के वक्त अफ्तारी में देखें लोग की करते ने की खाते ने और किस तरह रश पे होंदा है। तो इसका मतलब पैसा तो है लोगों के पास। ये कौन से लोग हैं जो कि इतना पैसा जिनके पास है, जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इस महंगाई से, या लोग वैसे ही शॉपिंग कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं, रात को रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं, जूतियाँ ख़रीदी जा रही हैं, चूड़ियाँ खरीदी, पता नहीं क्या क्या ख़रीदा जा रहा है। जी। ऐसे जी गली कोई नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? एक तरफ गुर्बत बढ़ रही है, एक तरफ इतने पैसा भी है इस मिडिल क्लास के पास, ये कहाँ से आ रहा है? ये इतना ख़र्चा भी हो रहा है, तो क्या हो क्या रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ, इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है। देखिए, अमीर जो है ना, उनकी जो इनकम है वो कम तो हुई नहीं, थोड़ा टैक्स बढ़ गया है, मगर उनके पास पहले भी सेविंग ज़्यादा होती है। अगर किसी की तनख्वाह है 100 रुपया और उसमें से वो 20 रुपये खर्च करता है और बड़ी अयाशी के साथ रहता है, तो अगर वो 20 के 22 देने पड़ गए या 25 देने पड़ गए, क्या फ़र्क पड़ा? फिर भी 25-75 रुपये तो बच गए ना। तो उनको तो इतना महंगाई से इतना फ़र्क पड़ता है गरीब लोगों को या मिडिल क्लास को। अब मिडिल क्लास का क्या हो रहा है? मिडिल क्लास का ये हो रहा है कि एक नीचे से एक तबका है जो मिडिल क्लास बन रहा है।
ठीक है। और जो ओरिजिनल मिडिल क्लास थी वो उसकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, वो प्रोफेशनल क्लास थी। ये जो नीचे से जो तबका है, वर्किंग क्लास का तबका है, जो कि अब मिडिल क्लास पे पहुंच रहा है, ये कैसे मिडिल क्लास पे पहुंच रहा है? कैसे? क्योंकि यही लोग खर्च कर रहे हैं इस वक्त। साल कोई 30 अरब डॉलर्स आपको रेमिटेंसेस में आते हैं। कितने? 30 अरब डॉलर। 30 अरब डॉलर्स छोटे अमाउंट नहीं है। 30 अरब डॉलर जो है आपके वर्किंग क्लास के पाकिस्तानीज जो कि सऊदी अरेबिया में हैं, कतर में हैं, बहरीन में हैं, यूएई में हैं, कोई ड्राइवर है, कोई वर्कमर, वो पैसे वापस भेज रहे हैं। ठीक है, उनके ख़ानदान यहाँ हैं, वो गरीब लोग थे, उनको जब ये पैसे यहाँ आते हैं तो वो फिर पैसे खर्च करते हैं। ठीक। वो खर्च किस पे करते हैं? वो खर्च करते हैं टेलीविज़न के ऊपर, जूतियों के ऊपर, एट्सेट्रा, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। तो उनके पास तो पैसा बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। बढ़ा कैसे है? पहले अगर उनका भाई किसी का दुबई में है तो वो महीने के महीने $500 भेज देता था। उस वक्त डॉलर का रेट था 150 रुपये। ठीक है, तो $500 अगर 150 रुपये हुआ तो 7,500। तो अब वो है $280 रुपये का। तो वही $500 जो है वो अब जितने पहले $1000 होते थे उतने अब $500 में उतने पैसे मिले। एक्सचेंज रेट ने फ़ायदा दे दिया। डिवैल्यूएशन जो हमारी हुई, तो पैसा तो और बढ़ गया है। जिन लोगों के पास डॉलर में पेमेंट आती थी बाहर से, वो तो उन्होंने तो मौज हो गई और वो फिर खुल के खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए आप हॉल रोड चले जाएं लाहौर में, या उधर चले जाएं कराची में, ज़्यादा मार्केट चले जाएं, या इधर उधर चले जाएं, कब तो खरीद फरोख्त हो रही है। और ये वो लोग हैं जो कि नीचे से ऊपर आ रहे हैं और इनके पास बहुत पैसा है, एंड दे आर ऑल, ये सेविंग्स नहीं करते, ये शादी ब्याह और शॉपिंग पे करते हैं। तो दिस इज़ वाई आप देखते हैं कि यार कोई बंदा ऐसे करके देखे यार तो बड़ी खुशहाली आई है। मगर एक्चुअली जो गरीब लोग हैं ना, जिनका कोई बंदा बाहर नहीं है, जो मज़दूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, या जो काश्त करने वाले हैं जिनके और एक गाय के अलावा भी कुछ भी नहीं है, उनका हाल बुरा है। एंड दैट इज़ वेयर द पॉवर्टी लाइन, उसकी जब डिस्कशन होती है ना पॉवर्टी की, तो गुर्बत की, फिर उसकी तरफ देखा जाता है। ये जो लोग नीचे थे जो कि बिकॉज ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेस एंड एम्प्लॉयमेंट वो बढ़ गई है उनकी इनकम, दे आर हैविंग अ गुड टाइम। तो मैं ये समझता हूँ ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अमीरों को खास फ़र्क नहीं पड़ा, पड़ा है मगर इतना नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए। अगर मुल्क को चलाना है तो और पैसा अमीरों को देना पड़ेगा टैक्सेस में, वो अभी तक हुआ नहीं सिलसिला। प्रॉपर्टी टैक्सेस नहीं हुए, एग्रीकल्चर टैक्सेस नहीं बढ़े, ये सारी चीज़ें नोटिस चले गए हैं मगर नहीं अभी हुआ नहीं ना, कानून भी नहीं बने उस तरीके से भी, और वो कलेक्शन भी नहीं हुई। तो और जो गरीब लोग हैं, आप सोचिए ना, जिसको 30,000 रुपये मिनिमम वेज मिलती थी, और आजकल जब वो 25,000 मिनिमम वेज थी तो उस वक्त मुश्किल था, आज 30,000 मिलती है या 35,000 मिनिमम वेज मिलती है, वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, बिकॉज इन्फ्लेशन आपकी 40-50% चली गई। तो जिसको 25,000 तनख्वाह मिलती थी, या तो उसको 50,000 तनख्वाह मिलते, फिर जाके वो उसका उतना ही पेट भरेगा जितना पहले भरते थे, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। जो चीज़ 10 रुपये की थी वो 20 की हो गई। ठीक है, तो तनख्वाह तो ऐसे नहीं बढ़ी ना। तो इसलिए दीज आर पीपल हु आर फेसिंग हार्डशिप, एंड ये आपको नज़र नहीं आते बिकॉज दे डोंट हैव मनी टू स्पेंड। तो इंडिकेटर्स देखते हुए, और औरंगज़ेब साहब की आपने कहा कि वो बड़ी अच्छी उनकी रिप्यूट है, आप समझते आने वाले 6 माह में किसी न किसी सतह पर आवाम को ये रिलीफ दे सकती है हुकूमत ब्रेक से पहले? नहीं दे। अच्छा, मज़ीद तकलीफ दे सकती है? तकलीफ दे सकती है, रिलीफ नहीं दे सकती। आने वाले 6 माह जो हैं वो मुश्किल है और वो बेल्ट टाइटनिंग रहेगी। ठीक है, तो फिर हालात के चेहरे से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। रमज़ान चल रहा है सेठी साहब, और लगता है कि आपके एक फॉलोअर ने भी रोज़ा रख के एक सवाल पूछा है आपसे। सवाल शामिल करते हैं। तुम मुस्कुरा रही हो, उसका मतलब शरारत है। समझ आ गई। शरारत का तो आपको सवाल सुन के पता चलेगा। रऊफ साहब बैठे हैं ना, देख रहे हैं ना। जी, शरारत तुम करने वाली हो। लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, रऊफ साहब कौन है, पता लगाओ कौन है रऊफ साहब। अदील साहब लाहौर में क्या जानना चाह रहे हैं? हर 3 साल बाद हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम बन जाती है जी कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इसका मुस्तकिल हल नहीं होना चाहिए कि एक्सटेंशन को ख़त्म करके तो तैनाती की मुद्दत ही 4 साल या 5 साल कर दी जाए? रोज़ा इफ्तार कर ले सेठी साहब। मुझे पता था कि ये गड़बड़ होने वाली है। अच्छा, अब बात यह है जी कि ये जो एक्सटेंशन वाला खाता है ना, ये मेरा ख्याल है अगर आप रीसेंट पास्ट में जाएं तो
कियानी साहब से ये शुरू हुआ, ऐसे ही है ना। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कहा कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, जरदारी साहब ने अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा दे दें। मैंने एक दफ़ा पूछा था एक प्राइवेट गैदरिंग में, अब आई कैन रिवील इट, वो कि मैंने पूछा, मैं कहा तुसी क्यों कियानी ने एक्सटेंशन देती, थे हंस के कहने लगे वो अगर दूसरी बारी मांगते तो वो भी दे देनी थी। How sweet. यार How generous. हाँ, मैं क्या मारे गए हालात में थे फिर। तो अब बात ये है कि हमेशा गड़बड़ शुरू हो जाती है उस स्टेज पे जब ये एक्सटेंशन की बारी आती है। कियानी साहब से लेके आज तक यही इशू रहा है। मैं आपको थोड़ी सी तारीख बताता हूँ। कियानी साहब ने डिस्टेबलाइज किया और अपनी एक्सटेंशन ले ली। अच्छा। दो तरीके से डिस्टेबलाइज किया। पहले तो आपको याद होगा कि उन्होंने मुशर्रफ से पावर ले ली, मुशर्रफ साहब को फारग कर दिया, ऐसे ही हुआ ना, लॉयर्स मूवमेंट करा करू के हिस्ट्री उसके पीछे है। हाँ, उसके बाद वो जो कैरी लूगर बिल के ऊपर, ठीक है, वो लड़ाई झगड़ा करा के और कुरैशी साहब को भगाया कि ये हो गया वो हो गया, जी, 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 और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो जल्दी से एक्सटेंशन मिल गई, PRNO, हाँ, डिफ्यूज हो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, कौन आया उसके बाद? राहील शरीफ। राहील शरीफ आपको पता है राहील शरीफ साहब भी एक्सटेंशन मांग रहे थे। बिल्कुल, इरफान सिद्दीकी साहब लिख लिख के थक गए, उन्होंने कलम तोड़ दिया उस पे। फिर वो जब नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं सॉरी, तो फिर आखिरी स्टेज तक भी मैं आपको बताऊं, मैसेंजर्स भेजे राहील शरीफ साहब ने, लोग भेजे नवाज शरीफ साहब कि एक्सटेंशन दो, उन्होंने नहीं देनी। आपको पता है उस वक्त फिर ये इमरान खान का खाता खुला हुआ था। जी जी और जी। उस वक्त धरने और DGI कौन थे? जी जी बिल्कुल याद है सबको अज़बर है। तो वो फिर सारा कुछ हुआ। हाँ। और मियाँ साहब नहीं डटे रहे, नहीं दी, तो एक्सटेंशन के ऊपर गेम चली ना। अच्छा, उसके बाद राहील शरीफ साहब चले गए तो कौन आया? राहील शरीफ साहब के बाद वो हमारे मशहूर ज़माना बाजवा साहब। तो बाजवा साहब की भी एक्सटेंशन के वक्त गेम चली। हाँ बिल्कुल चली, वो तो ताज़ा ताज़ा है ना अभी। हाँ, वो एक गेम चली, उसके बाद एक और मांग रहे थे आखिरी स्टेज पे। तो असली गेम तो आखिरी सेकंड एक्सटेंशन के ऊपर हुई। हाँ, पहली एक्सटेंशन तो उन्होंने ठाठू करके ले ली ना, उस पे हुकूमतें ज़ेरो ज़बर हो गई थी। उन्होंने बड़ी गेम खेली कि इमरान खान तो तैयार हो गया था देने के लिए। हाँ जी। क्योंकि उसके साथ जनरल फैज़ का बनती थी आगे जाके, तो अगर वो एक्सटेंशन ना देते तो फिर जनरल फैज़ को नहीं मिलनी थी। तो अब उसके बाद जब सेकेंड एक्सटेंशन की बारी आई तो आपने देखा क्या हुआ, कभी इधर कभी उधर, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था, उधर नेगोशिएशन हो रही थी कि मुझे एक्सटेंशन दे एंड सो ऑन। तो मतलब ये है कि एक्सटेंशन का जो इशू है ना, वो हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बैठी होती है ना उसको हिला देता है वो। तो मसला हल करें ना, तो वो अब कह रहे ये हैं। मैं तो हल करने का तो एक ही तरीका है कि एक्सटेंशन हो, कॉन्स्टिट्यूशनली इसको ख़त्म कर दिया जाए, एक अमेंडमेंट की जाए और कॉन्स्टिट्यूशन की, और कहा जाए कि एक्सटेंशन किसी सूरत में नहीं होगी। सिर्फ एक ऐसी सूरत बना दी जाए कि एक इमरजेंसी हो जाए, वॉर हो जाए, इस किस्म की कोई चीज़ हो जाए, एक गवर्निंग काउंसिल बन जाए, वॉर काउंसिल बन जाए, उसके अंदर फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजंस। अदरवाइज कोई और नेशनल सिक्योरिटी रीज़न नहीं एक्सेप्ट वॉर, इवन थ्रेट ऑफ वॉर इज़ नॉट गुड इनफ। तो इस किस्म की कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगी इंस्टेबिलिटी। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये ना चाहे तो वो नहीं कर सकते। वो गवर्नमेंट ही पहले उड़ जाएगी जो सोचेगी कि हम इस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लें। तो आज की सिचुएशन ऐसी है कि एक इतने अपराइट, इतने मजहबी, इतने गॉड फेयरिंग आर्मी चीफ अभी आपके यहाँ बैठे हैं, कोई दाग नहीं है उनके ऊपर किसी किस्म का। पिछले आर्मी चीफ किसी का भाई गड़बड़ कर रहा था, जी बिल्कुल, ठीक है, किसी का दामाद गड़बड़ कर रहा था, किसी का फादर इन लॉ गड़बड़ कर रहा था, किसी का बेटा गड़बड़ कर रहा था, और वो लंबे पैसे बन रहे थे और ये हो रहा था, ऐसे ही है ना। और कोई प्लॉट्स पे प्लॉट्स ले जा रहे थे बॉर्डरलैंड एरियाज में, कोई वैसे ही 3-3 अरब रुपए के प्लॉट लेके निकल गए। तो उनको चाहिए ये चीज़ जो है ये स्पॉटलेस, इनके ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं है। और मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ कि इनके ऊपर कभी भी इल्ज़ाम नहीं आएगा। ये इस किस्म का शख्स है, ही इज़ वॉट यू मे कॉल अ ट्रू सोल्जर, जो कि हमारे जहन में सोल्जर्स के बारे में एक जहन था कि दे आर अपराइट, दे आर ऑनेस्ट, दे आर गॉड फेयरिंग। ये वो शख्स है। ये अब आपकी ये खुशकिस्मती है कि इस किस्म का शख्स वहाँ बैठा हुआ है। अगर ये चाहें कि जी ये इंस्टेबिलिटी इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री
एंड मुझे बड़े लोग आके कहेंगे सर एक्सटेंशन ਤੁਹਾਡੇ बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता सर तुसी चले जाओगे तो इमरान खान आ जाएगा तो सर तबाही हो जाएगी तो सर जमहूरियत भी बढ़ जाएगी और ना सर तुसी एक्सटेंशन ले लो प्लीज़ 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 बड़े लोग होंगे। अगर ये चीफ फैसला करे कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, मगर सिर्फ ये नहीं कि मैंने नहीं लेनी, मैंने रास्ता ही बंद कर देना है आगे इंस्टेबिलिटी के लिए, जो मेरे बाद आएंगे वो भी ख़त्म, तो मैं बुलाता हूँ, मैं जाता हूँ आसिफ ज़रदारी के पास और मैं शहबाज शरीफ का गेट योर 2/3 रेडी, टेक अवे द पावर ऑफ गिविंग एक्सटेंशन। आई टेल यू इस मुल्क की तारीख बदल जाएगी, सारी इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ऑल आर्मी चीफ्स वो कहते हैं ना आप अपने दायरे में रहें, तो फिर आप अपना दायरा खुद बना के उसमें रहना शुरू कर दें। 58(2)B को भी तो सरेंडर कर दिया ना आसिफ ज़रदारी साहब ने। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है हाफिज साहब के ऊपर। क्या ये इस वक्त मैन ऑफ हिस्ट्री बनेंगे, मैन ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, या यही वही जो सिकोफंट्स होते हैं जो आके आपको उठाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। सियासतदान वही करेंगे जो आप कहेंगे। आज आप उन्हें कहेंगे जी ख़त्म कर दे, वो ख़त्म कर देंगे। आप उन्हें कहें हाथ ना लाना इनू तो मैनू दे दो, वो तुहानू दे देंगे। तो सोच लें आपने कहाँ जाना है आपने। कितना अच्छा वैसे है कि मसला जो है वो वही हल कर सकते हैं, और इससे फरोग वो जो म्यूजिकल चेयर है पाकिस्तान की सियासत की वो खत्म हो सकती है, और क्रेडिट इनको मिल सकता है इनके सर हिस्टोरिक, ही विल बी सीन एज द हिस्ट्री मैन। हाँ, और फिर वो तारीख याद रखेगी उन्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद किसी के जहन में कभी आया ही नहीं इससे पहले, लेकिन अगर मसले के हल की तरफ जाना है तो वो मसला हल कौन कर सकता है, ये आपने जाना। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था, जवाब उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मज़ीद कुछ जानना चाहें तो इस नंबर पर अपने सवाल भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।